फाउंडेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक शेलो फाउंडेशन, दूसरा डीप फाउंडेशन। शेलो फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, फिर डीप फाउंडेशन के बारे में। एंड शेलो फाउंडेशन के ये टाइप्स होते हैं और डीप फाउंडेशन के ये टाइप्स होते हैं, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन एंड पियर फाउंडेशन। अब आते हैं कि शेलो फाउंडेशन के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। ठीक है भाई, सबसे पहले है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। अब स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन क्या होता है? द टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच द स्प्रेड इज प्रोवाइडेड ऑन द पेड और फाउंडेशन दैट इज कॉल्ड एज द स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई फाउंडेशन के जो सारे जो भी टाइप्स हैं, जो भी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हैं, उनका काम सिर्फ एक ही होता है, द ट्रांसफर ऑफ लोड टू द ग्राउंड। सुपर स्ट्रक्चर का लोड या सब स्ट्रक्चर का लोड, दोनों का लोड फाउंडेशन ग्राउंड पे ट्रांसफर करता है। यही इसका काम होता है फाउंडेशन का, टू ट्रांसफर द लोड ऑफ स्ट्रक्चर टू दी ऑन टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल ये सॉइल है, इस पे ये पर्टिकुलर फाउंडेशन है जो ग्राउंड लेवल के नीचे है, इसको GL बोल देते हैं, ग्राउंड लेवल। दिस इज GL, ग्राउंड लेवल। और ग्राउंड लेवल पे जो भी स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है यहाँ पर, इस लोड को ट्रांसफर कर देता है सॉइल पे। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फाउंडेशन। अब फाउंडेशन देखें, कोई घर ऐसे होते हैं जिसमें 4 कॉलम लगे होते हैं, कि कोई घर में 5 कॉलम, कोई में 10, किसी में 15, किसी में 100 कॉलम भी लगे होते हैं। ठीक है। और कहीं कहीं पर ऐसे घर होते हैं जहाँ पर कॉलम बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, कहीं कहीं पर बिल्कुल वाइडली स्पेस्ड होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस होते हैं। फिर उन कंडीशन के हिसाब से हमें फाउंडेशन के को देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एक फाउंडेशन, एक एक कॉलम है हमारा और वो वाइडली स्पेस्ड है, बहुत बहुत दूर दूर है, तो फिर हम क्या करेंगे, उन अलग कॉलम्स को अलग फाउंडेशन देंगे, हर एक कॉलम का अलग फाउंडेशन। मसलन एक और सिचुएशन है आपके पास कि कॉलम्स जो हैं वो बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड हैं, बिल्कुल करीब करीब हैं, तो फिर आप क्या करोगे कि सारे जो भी कॉलम्स हैं उनका एक फाउंडेशन बनाए, एक पेड बनाए। तो ऐसे हो सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन। कहने का मतलब ये है कि वही फाउंडेशन जो भी होते हैं उनका काम यही होता है, लोड को ट्रांसफर करना, लेकिन उनका जो नीचे आप शेप देते हो, उनका जो मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा टाइप ऑफ फाउंडेशन है। मसलन अगर ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है, इसको आप सिंपल फाउंडेशन या स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बोल सकते हैं। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि द टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच स्प्रेड इज प्रोवाइडेड अंडर द फाउंडेशन। स्प्रेड मीन्स कि उसमें स्टेप्स आप प्रोवाइड कर दो, ऐसे स्टेप्स हों उस पर्टिकुलर फाउंडेशन में। लेट मी कंप्लीट दिस फिगर देन आई विल टेल यू। ऐसे स्प्रेड हो मतलब एक पहले, सबसे पहले एक लार्ज पेड बनाए, ये पेड इसको हम कह सकते हैं या मेड कह सकते हैं। लार्ज पेड बनाए, उसके बाद स्मॉल पेड, उसके बाद उसके उससे भी स्मॉल पेड, और उसके ऊपर फिर कॉलम आप इरेक्ट करें। जब भी हम फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक कंस्ट्रक्शन की जाती है। मसलन सबसे पहले अगर हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम एक बड़ा सा पेड बनाएंगे, एक कंक्रीट का। ठीक है। उसके ऊपर एक छोटा सा दूसरा पेड़ बनाएंगे, उसके ऊपर एक और छोटा सा पेड़ बनाएंगे, और उसके ऊपर फिर हम कॉलम इरेक्ट करेंगे, ऊपर कॉलम, इसको ऊपर ले जाएंगे कॉलम को। ठीक है। सो ये जो टाइप ऑफ फाउंडेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, इन विच द स्प्रेड इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉलम और अंडर द वॉल्स। सो लाजमी नहीं है कि हम कॉलम के नीचे हम फाउंडेशन प्रोवाइड करें, हम वॉल्स के नीचे भी फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। वो मेजनरी वाल भी हो सकते हैं, वो RCC वाल भी हो सकते हैं, कंक्रीट वाल्स भी हो सकते हैं। और जो कॉलम है वो भी, कॉलम लाजमी नहीं है कि RCC कॉलम हो, वो आपका मेजनरी कॉलम भी हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ द टाइप which I have discussed with you, that is the स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ये इसका फिगर है, फिर हम इसके वर्डिंग पे आते हैं। देखें इस पर्टिकुलर फिगर को देखें, ये जो फिगर है इसमें देखें, ये सबसे पहले इन्होंने नीचे एक पेड़ बनाया, दिस पेड़, उसके ऊपर ये पेड़ बनाया, और उसके ऊपर ये RCC कॉलम इन्होंने इरेक्ट किया है। दिस इज द RCC कॉलम, ये पर्टिकुलर चीज़ RCC कॉलम है, और इसके नीचे ये जो पूरा असेंबलेज है, दैट इज कॉल्ड एज द फाउंडेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये जो फिगर है हमारे पास, तो ये RCC कॉलम हो गया आपका, और ये नीचे स्प्रेड गिवन है, स्प्रेड इन्होंने दिया है, और ये फाइनल मेट जो नीचे रेक्टेंगुलर टाइप का मेट है, ये रेक्टेंगुलर टाइप का मेट है, और उसके ऊपर इन्होंने स्लोप्ड फाउंडेशन दे दिया है। तो स्लोप भी हो सकता है, स्टेप भी हो सकता है, लेकिन मैकेनिज्म ऐसे हो कि स्टेप बाय स्टेप अगर लोड ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज दी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। अब क्या हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, इसका लोड इस पर्टिकुलर स्प्रेड पे आएगा या इस पर्टिकुलर पेड़ पे आएगा, उसके बाद
जो लोड है फिर ये जो मैक्सिमम एरिया वाला स्प्रेड है या पेड़ है इसके ऊपर आएगा, फिर लोड ट्रांसफ़र होगा सॉइल के ऊपर। ठीक है, लोड ट्रांसफ़र का मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितना लोड थिकनेस ज़्यादा होगा फाउंडेशन का उतना कम लोड आएगा आपके सॉइल पे। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म तो अलग बात है। एक मैंने बोला था आपको कि इंटेंसिटी ऑफ लोड इज ट्रांसफर टू द सॉइल इन द सेंस ऑफ या बाय मीन्स ऑफ साउंड वेव्स, जस्ट लाइक ऑफ साउंड वेव्स कि जो टॉप है वहाँ पर उसका लोड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और जो बॉटम है वहाँ पर लोड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ऐसे लोड स्प्रेड होता जाएगा। सो इस तरीके से ये जो कॉलम का लोड है या कॉलम के ऊपर जो भी लोड आ रहा है उसका लोड इस स्प्रेड पे या इस पेड़ पे, ये वाले पेड़ पे ज़्यादा होगा और फिर ये वाले पेड़ पे कम होगा। बिकॉज एक और चीज़ कि जितना भी फाउंडेशन का एरिया ज़्यादा रखोगे उतना लोड कम ट्रांसफ़र होगा सॉइल पे। जितना भी एरिया आप फाउंडेशन का बढ़ाओगे उतना लोड कम ट्रांसफ़र होगा आपके फाउंडेशन पे, बिकॉज एरिया ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसका और इवनली फिर ये जो टोटल लोड है वो सॉइल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। ठीक है, ये कंक्रीट कॉलम हो गया, ये भी कंक्रीट कॉलम है, दैट इज बोथ आर कॉल्ड एज द स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। एंड दिस ये जो फिगर आपको गिवन है दैट इज द फिगर ऑफ द वॉल फाउंडेशन। ठीक है, ये वॉल है, इसे बहुत लंबा कोई वॉल होगा और इस वॉल के नीचे इन्होंने स्प्रेड दिया हुआ है, दैट स्प्रेड इज फाइनली ट्रांसफर टू द पेड, दैट फाउंडेशन विल बी कॉल्ड एज स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। इस तरीके से वॉल पे का भी आप फाउंडेशन स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन दे सकते हो और मेजनरी कॉलम, मेजनरी वॉल और आरसीसी कॉलम का भी दे सकते हो। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। द फाउंडेशन कंस्ट्रक्टेड बाय इंक्रीजिंग द एरिया एट द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर बाय मींस ऑफ ऑफसेट्स इज कॉल्ड एज द स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। बेस को इंक्रीज करते जाएं बाय मींस ऑफ ऑफसेट्स, दैट इज कॉल्ड एज द स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। स्प्रेड ऑफसेट का तो कॉन्सेप्ट होगा आपको आपने सॉइल इसमें सर्वेइंग में पढ़ा होगा। ऑफसेट क्या होता है? द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सेंटर लाइन वो आपका रोड भी हो सकता है, सेंटर लाइन आपका कॉलम का सेंटर लाइन भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी सेंटर लाइन हो या किसी चीज़ का भी वर्टिकल हो, उससे जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑफसेट। मीन्स ये जो फॉर एग्जांपल मैं रोड बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, रोड का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड में आ जाए। रोड के सेंटर लाइन से लेकर मैं अगर यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस क्रिएट करूँ कि भाई रोड से 20 फीट के ऑफसेट पे आप बिल्डिंग बनाओ, तो ये जो बिल्डिंग मैंने बनाई है दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज ऑन द 20 फीट ऑफसेट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ रोड। ये होता है ऑफसेट। 10 फीट या 20 फीट कितना भी कहते हैं, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर वर्टिकल डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑफसेट। तो जब आप रोडवे या किसी भी कहीं पर भी जाओगे तो वहाँ पर आपको ये टर्म बोलेंगे कि भाई 10 फीट ऑफसेट पे बनाओ, 20 फीट ऑफसेट पे बनाओ, 30 फीट ऑफसेट पे बनाओ। तो ऑफसेट का मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हो इसको एक्यूरेट मीनिंग में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, इसको कहेंगे हम ऑफसेट। सो यहाँ पर भी देखें, ये जो पर्टिकुलर मैंने यहाँ पर ये जो कॉलम है इस कॉलम के नीचे ये ऑफसेट दिया गया है। देखें, ये इस ऑफसेट को इसको स्प्रेड कर दिया गया है, फिर नीचे एक और ऑफसेट है, ये ऑफसेट गिवन है और नीचे ये ऑफसेट गिवन है। सो एरिया जो कॉलम के नीचे एरिया है उसको इनलार्ज कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ ऑफसेट्स, दैट इज कॉल्ड एज द स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। इस तरीके के ये इसको डिनोट कर रहा है ये पर्टिकुलर डेफिनेशन इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर ऑफसेट देते हुए आप इसके एरिया को बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, द फाउंडेशन कंस्ट्रक्टेड बाय इंक्रीजिंग द एरिया at the base of structure by means of offsets is called as the spread footing foundation. In such foundation, spread is given under the base of the wall or column by providing the offset. ठीक है, वही बात होगी, offsets हम provide करते हैं। So the spread is actually known as the footing and the foundation itself will be called as the spread footing foundation. जो आप spread दे रहे हो that is called as footing और पूरे mechanism को हम कहेंगे, पूरे structure को कहेंगे foundation। ओके, इसके 3 टाइप्स होते हैं मेनली, वॉल फुटिंग, मेजनरी पिलर फुटिंग और कंक्रीट कॉलम फुटिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप स्प्रेड फुटिंग किसके ऊपर प्रोवाइड कर रहे हो। वॉल के ऊपर स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन दे रहे हो तो वो वॉल फुटिंग हो जाएगा, मेजनरी पिलर के नीचे दे रहे हो तो वो मेजनरी पिलर फुटिंग, कंक्रीट कॉलम के नीचे दे रहे हो तो दैट विल बी कंक्रीट कॉलम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। सिंपल बात। ठीक है भाई, ये स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है। बस ये कॉन्सेप्ट रखना है कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में हम स्टेप वाइज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फाउंडेशन को, जिसमें हम स्प्रेड देते जाते हैं या ऑफसेट बनाते जाते हैं।
Okay, next type of footing is combined footing foundation. Combined footing foundation is that type of foundation when two foundation are two columns closely spaced with each other. Then we combine those columns with one another, or we combine those columns, the columns of foundation with one another. That will be called as the combined footing. Let me show you the figure, make you understand with the help of figure. मसलन ये एक हमने फाउंडेशन बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर एक और कॉलम है जिसका फाउंडेशन ये है मसलन, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो कॉलम है ये ग्राउंड लेवल पे आ गया, इसको हम ग्राउंड लेवल कंसिडर करते हैं। ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसका फाउंडेशन ये है, और ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसका फाउंडेशन ये है। लेकिन इन दोनों में देखें बिल्कुल भी इतना स्पेस नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में इतना स्पेस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे दोनों कॉलम को एक ही स्प्रेड पे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे एक स्प्रेड पे कनेक्ट कर देंगे। ये दोनों कॉलम को हमने एक ही स्प्रेड पे कनेक्ट कर दिया। That will be called as combined footing. Means when two columns are closely spaced with one another, then we connect both columns and we provide one foundation for two columns. That will be called as the combined footing foundation. इसकी definition properly लिखी हुई है आपके बुक में, जो आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का बुक मैंने आपको परचेज कराने के लिए बोला था, दैट उसमें आप देख लेना इसको। ये फिगर है इसका, देखें साइड का जो साइड पे जो फिगर है, साइड पे जो बनाते हैं दैट इज दिस पर्टिकुलर शेप। नीचे एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, इसके नीचे जो हम इन्होंने फाउंडेशन दिया है कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, दैट इज दिस फाउंडेशन, दिस ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है भाई, दैट इज कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। नेक्स्ट पे आते हैं राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन में क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूं मैं आपको। अच्छा, ये जो राफ्ट फाउंडेशन है दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज फाउंडेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में या सिंध में बोलते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज फाउंडेशन होता है। हैदराबाद में जितने भी तकरीबन कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो राफ्ट फाउंडेशन पे हैं। जितने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने हुए हैं ना वो राफ्ट फाउंडेशन में। राफ्ट फाउंडेशन में क्या होता है कि जो भी फाउंडेशन, जो भी कॉलम्स होते हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, उनको एक ही स्लेब पे या एक ही पेड़ पे खड़ा कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द राफ्ट फाउंडेशन। जितने भी कॉलम है, मतलब मसलन क्या करते हैं, हम एक पूरा का बड़ा हम पेड़ क्रिएट करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर का, कंक्रीट पोरिंग करके। इसका एक मैकेनिज्म है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये मैं आपको समझा दूँ। एक पूरा कंक्रीट मेट बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर कॉलम को इरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉलम हो गया, यहाँ पर दूसरा कॉलम आ गया, यहाँ पर तीसरा कॉलम आ गया, ईटीसी यहाँ पर चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, ईटीसी जितने भी कॉलम। तो दैट टाइप ऑफ फाउंडेशन विल बी कॉल्ड एज राफ्ट फाउंडेशन, जिसमें एक आरसीसी स्लेब पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके ऊपर फिर हम कॉलम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका फायदा क्या होता है, जब हम किस सिचुएशन में हम राफ्ट फाउंडेशन देते हैं, व्हेन द कॉलम्स आर क्लोजली स्पेस्ड विथ वन अनदर। ठीक है, जब दो से ज्यादा कह सकते हैं, दो से ज्यादा कॉलम्स या बहुत सारे कॉलम क्लोजली स्पेस्ड होते हैं एक दूसरे से, तो फिर हम उन सब कॉलम्स का एक ही फाउंडेशन बनाते हैं, दैट इज द राफ्ट फाउंडेशन। एक फिगर में आपको दिखा दूं, ये देखें, ये जो है ना राफ्ट फाउंडेशन का की फिगर है, ये 3D में है। 3D वाले को पहले देख लें। देखें ये जो है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज दी मेड स्ट्रक्चर, जिसको आप आरसीसी थिक स्लेब बोल सकते हो। आरसीसी थिक स्लेब ये ओवरऑल कवर कर रहा है और उसके ऊपर ये कॉलम इन्होंने इरेक्ट कर दिए। ये कॉलम ईटीसी, ये जो जितने भी कॉलम है ये इरेक्ट कर दिए। अब इन कॉलम के ऊपर ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाते जाएंगे। यहाँ पर देखें, ये ग्राउंड जो साइट है उसकी फिगर है। यहाँ पर पहले इन्होंने आरसीसी स्लेब कंस्ट्रक्ट किया है, उसके ऊपर अब यहाँ पर कॉलम इरेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई ना कोई कॉलम्स होंगे, ये कॉलम यहाँ पर इरेक्ट करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दैट इज दी प्लंथ बीम। ये प्लंथ बीम है, इसकी रीइंफोर्समेंट की गई है और उसके बाद ये कंक्रीट पोलिंग करेंगे। लेकिन जो राफ्ट फाउंडेशन होता है वो ऐसे ही होता है। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है, कंक्रीट का स्लेब हम बना देते हैं पहले और उसके ऊपर कॉलम को इरेक्ट करते हैं। इसका पूरा का स्टेप है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद आपको एक टास्क भी देता हूँ, चलिए टास्क को बाद में दे देते हैं। अच्छा, इसको पढ़ते हैं। द फाउंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ थिक आरसीसी स्लेब कवरिंग द होल एरिया इन द फॉर्म ऑफ मेड इज कॉल्ड एज द राफ्ट आर मेड फाउंडेशन। आरसीसी थिक स्लेब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट कवर्स द होल एरिया इन द फॉर्म ऑफ मेड आर स्लेब, दैट विल बी कॉल्ड एज द राफ्ट आर
made foundation. Rod foundations are used to spread the load from a structure over a large area. Large area पे structure को के load को spread करते हैं ताकि intensity of load कम transfer हो किसी भी underlying soil पे, और ये weak soil होते हैं तकरीबन, वहाँ पर ये raft foundation को recommend किया जाता है. They are used when columns are closely spaced with each other. ये तो आपको बता दिया मैंने. Raft foundation have the advantage of reducing differential settlement as the concrete slab resists differential movement between the loading position. जब मैं आपको the types of settleness बता रहा था, यूनिफॉर्म सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि राफ्ट फाउंडेशन इज बेस्ट सुटेबल फॉर रेजिस्टिंग दिस डिफरेंशियल सेटलमेंट्स. ठीक है. Okay, they are often needed on soft or loose soil with low bearing capacity as they spread the load over the large area. जैसे मैंने आपको बताया कि लो bearing capacity या loose soil या weak soil पे हम ये राफ्ट फाउंडेशन बनाते हैं और ये लोड लार्ज एरिया पे स्प्रेड कर देता है ताकि इंटेंसिटी ऑफ लोड जो है वो कम ट्रांसफर हो अंडरलाइन सॉइल पे. सो ये है हो गया आपका राफ्ट फाउंडेशन. इसकी फिगर है. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ राफ्ट फाउंडेशन में आपको वर्बली बता देता हूँ, उसके बाद इसको पढ़ते हैं. अब स्टेप्स कैसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. सबसे पहले कोई भी ग्राउंड है, वहाँ पर अगर आपको राफ्ट फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना है तो हम उस पर्टिकुलर एरिया को डिग आउट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सकेवेशन. सबसे पहले करते हैं एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन. एक्सकेवेशन 2 फीट डेप्थ, 2 मीटर डेप्थ का भी हो सकता है, 3 मीटर डेप्थ का भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है आपका कि आप कितने डेप्थ पर आप फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. ठीक है, 2 मीटर तो ज़्यादा हो गया, 1 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर तक भी जा सकता है. लेकिन फर्स्ट स्टेप इज द एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशन. एक्सकेवेशन करते हैं इस राफ्ट फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो आपने एक्सकेवेशन कर दिया उसके बेड को आप बिल्कुल प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करो और उसके ऊपर लीन कंक्रीटिंग कर दो. लीन कंक्रीटिंग का मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. लीन कंक्रीटिंग का मतलब है दी पोरिंग ऑफ कंक्रीट ऑफ रेशो 148. 148 का रेशो जब हम पोर करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंक्रीट पोरिंग ऑफ लीन कंक्रीट. किसी भी अगर आपको वाइवा वगैरह में पूछे कि भाई लीन कंक्रीट का रेशो क्या होता है, तो आप उसको बोलें कि लीन कंक्रीट का सर रेशो होता है 148 या उससे ज़्यादा. अच्छा, ये याद रखने कि जितना कम रेशो होगा उतना उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. 148 और 124 को अगर हम कंपेयर करें तो 124 रेशो ऑफ कंक्रीट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दी 148 रेशो. ये याद कर लें, जितना कम रेशो होगा उतने स्ट्रॉन्गर दी कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका इतनी ज़्यादा होगा. ठीक है भाई. सेकंड स्टेप क्या हो गया. फर्स्ट स्टेप एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन हो गया. सेकंड स्टेप हो गया दी पोरिंग ऑफ लीन कंक्रीट. थर्ड स्टेप में दी लेइंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट. हम रीइंफोर्समेंट बिछाते हैं. वो कंक्रीट जो पेड है, आरसीसी पेड हम बनाते हैं, उसकी रीइंफोर्समेंट हो गई. द रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम्स, द रीइंफोर्समेंट ऑफ द प्लंथ बीम्स, ईटीसी ईटीसी. जितने भी रीइंफोर्समेंट वहाँ पर ज़रूरी होंगे वो रीइंफोर्समेंट बिछाएंगे, स्टील का की रीइंफोर्समेंट. So third step is the reinforcement of different items. Fourth step is the pouring of concrete 1 to 4 into the structural elements. जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट वहाँ पर हैं, जैसे लाइक पेड़ हो गया, कॉलम हो गया या वो प्लंथ बीम है, वहाँ उसमें हम कंक्रीट पोर करते हैं 1 to 4 रेशो का. ये हो गया फोर्थ स्टेप. फिफ्थ स्टेप इज दी बस फोर्थ स्टेप इज इन फिफ्थ स्टेप में हम जो इसके क्या होते हैं प्लैंक्स वगैरह होते हैं वो रिमूव करते हैं, etc etc. So there these are the 4 major steps of constructing the raft foundation. Exhibition of foundation of required type, then compacting the particular foundation and pouring the lean concrete of ratio 148. Third step is the steel reinforcement. Fourth step is the pouring of 1 to 4 ratio concrete into the structural elements, etc etc. ये 4 स्टेप मेन स्टेप हैं. यही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, देखें. द होल एरिया इज डिग आउट टू a required depth and वगैरह वगैरह more wider than the covered area, etc etc. The bed is compacted. Second step, the bed is compacted more properly. A layer of lean concrete is laid to a suitable thickness. ठीक है, सेकंड स्टेप में लीन कंक्रीट करते हैं. थर्ड स्टेप में आफ्टर दिस द reinforcement is laid as vertical member and horizontal too. जो भी मेंबर होते हैं उसमें reinforcement हम करते हैं. थर्ड स्टेप में reinforcement. फोर्थ स्टेप इज the concrete of 1 to 4 ratio is laid and is cured properly and the walls can be erected. The fourth step में pouring of concrete of 1 to 4 ratio. Fifth step,
दिस फाउंडेशन इज कंस्ट्रक्टेड व्हेन द ग्राउंड etc, ये कंडीशन आपको बता रहा है, दैट इज नॉट स्टेप। फिफ्थ इज कंडीशन नॉट द स्टेप। सो मेन जो स्टेप्स हैं दैट आर दी 4 स्टेप्स। इसको वन वर्ड में अगर आप याद करें तो एग्जीक्यूशन ऑफ फाउंडेशन, द pouring of unported ratio lean concrete, third will be the steel reinforcement and fourth will be the pouring of 1:4 ratio concrete। ये अगर अपने वर्ड्स में भी अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ राउट फाउंडेशन लिखते हो आप पेपर में, दैट विल बी इनफ, कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं। ओके भाई, नेक्स्ट टाइप ऑफ फाउंडेशन इज द स्टेप फाउंडेशन। स्टेप फाउंडेशन का कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, स्टेप फाउंडेशन हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर जो हिली एरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हिल है, इस हिल पे आपको बिल्डिंग बनानी है, तो आप क्या करोगे, फाउंडेशन फॉर एग्जांपल फाउंडेशन आप स्टेप्स में कंस्ट्रक्ट करोगे। ये बिल्डिंग आपको यहाँ पर बनानी है मसलन, तो आप क्या करोगे, फाउंडेशन स्टेप्स में कंस्ट्रक्ट करते हो। यहाँ पर एक स्टेप हो गया, यहाँ पर दूसरा स्टेप हो गया इसका, यहाँ पर तीसरा स्टेप हो गया। लेट मी शो यू द फिगर देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड। ये देखिए फिगर, फॉर एग्जांपल ये घर है और ये हिली एरिया है, तो इसमें आप जो फाउंडेशन देते हो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज द स्टेप फुटिंग फाउंडेशन। नीचे से ऊपर आप स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल ये पहले पेड़ बनाया आपने, फर्स्ट पेड़, उसके बाद ये सेकंड पेड़ एज इन द फॉर्म ऑफ स्टेप, ये थर्ड पेड़ आपने बनाया इन द फॉर्म ऑफ स्टेप, ये फोर्थ पेड़, ये फिफ्थ पेड़, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द स्टेप फुटिंग फाउंडेशन। इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर द लोकेशन वेयर देयर इज अ हिली एरिया और स्लोप्ड लोकेशंस। सो एक और चीज़ यहाँ पर कि ये जो फर्स्ट आपने पेड़ बनाया उसके ऊपर जो दूसरा पेड़ रखो, तो उसके ऊपर जो ओवरलैपिंग दो, ये जो पर्टिकुलर ओवरलैपिंग है दैट शुड बी इक्वल टू द थिकनेस लेस मिनिमम इक्वल टू द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेड़। अगर इस पेड़ की थिकनेस 4 इंचेस है या 3 इंचेस है या 2 इंचेस है, मसलन 2 इंचेस कंसिडर करते हैं, ये इसकी थिकनेस 2 इंचेस है, तो ये जो ओवरलैपिंग हो दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 इंचेस आर ग्रेटर। ग्रेटर हो सकती है लेकिन लेस देन 2 इंचेस ना होनी चाहिए, ताकि ये जो स्टेबिलिटी हो, इसकी स्टेबिलिटी कायम रहे। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड 2 इंचेस आर द ओवरलैपिंग ऑफ इक्वल आर ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द कंक्रीट पेड़। ठीक है भाई, स्टेप फाउंडेशन ये होते हैं, उसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। द फाउंडेशन हैविंग इट्स बेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स ऑफ कंक्रीट इज नोन एज स्टेप फाउंडेशन। व्हेन द ग्राउंड इज इन स्लोप, the foundation trenches of walls are made steep to prevent the wastage of labor, etc. This also result in keeping the depth of walls as nearly uniform as possible। ठीक है, care should be taken to extend the lower layer of concrete under the upper one for a distance equal to thickness of the concrete। जैसे मैंने आपको ओवरलैपिंग वाली बात बताई ना, ये इसकी बात बता रहा है कि जब एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ रखो तो उसके ऊपर जो ओवरलैपिंग डिस्टेंस हो दैट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द कॉलम, थिकनेस ऑफ द कंक्रीट पेड़। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप फुटिंग फाउंडेशन। दिस इज द फिगर ऑफ स्टेप फुटिंग फाउंडेशन। नेक्स्ट इज ग्रिलेज फुटिंग फाउंडेशन या ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग और गिविंग प्रोवाइडिंग फाउंडेशन फॉर द स्टील कॉलम। जो स्टील कॉलम होते हैं उनको अगर हम फाउंडेशन प्रोवाइड करें तो उसको हम कहेंगे गिलेज फाउंडेशन। गिलेज फाउंडेशन का मैकेनिज्म क्या होता है कि हम पहले कंक्रीट पेड़ बनाते हैं, कंक्रीट पेड़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये आपका आरसीसी पेड़ हो गया, ठीक है। उसके ऊपर क्या करते हैं हम, स्टील टीयर्स या स्टील गर्डर्स प्रोवाइड करते हैं। मसलन यहाँ पर हमने स्टील गर्डर के 3-4 रोज बना दिए, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो कंक्रीट पेड़, उसके ऊपर स्टील गर्डर्स के हम रोज बनाते हैं हॉरिजॉन्टल में, फिर सेम तरीके से हम वर्टिकल में भी उसके स्टील गर्डर्स के रोज बनाते हैं। लेट मी शो यू फिगर उसके, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेयर ऑफ गर्डर्स रख के उसके ऊपर फिर स्टील कॉलम को इरेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। दैट इज द मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म। लेट मी शो यू द फिगर। दिस इज द फिगर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रिलेज फाउंडेशन। देखें यहाँ पर क्या है, ये कंक्रीट का ये स्लेब इन्होंने बनाया है, उसके ऊपर एक लेयर ऑफ, फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील गर्डर्स, उसके बाद ये सेकंड लेयर ऑफ स्टील गर्डर्स। फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील गर्डर्स आर लेड हॉरिजॉन्टल, ये जो है ये एक लेयर हो गया आपका, ये दूसरा लेयर है, एक लेयर है लेकिन गर्डर्स जो है ये फर्स्ट गर्डर, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, etc। ये हॉरिजॉन्टल इन्होंने ले कर दिया, और उसके बाद वर्टिकल इन्होंने ले किया है, ये एक फर्स्ट गर्डर है, सेकंड है, थर्ड है, टीयर इसको बोले हैं, गर्डर बोले हैं, आपकी मर्जी है।
सो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और उसके ऊपर ये है आपका कॉलम। इन्होंने ये कॉलम इरेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स एंड प्लेट्स etc. ये होते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको इन्होंने इसका क्रॉस सेक्शन बनाया। क्रॉस सेक्शन में देखें, ये पर्टिकुलर कंक्रीट स्लेब है, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर होल्स वगैरह बने हुए हैं, ये जो मैकेनिज्म बना हुआ है, ये गर्डर है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस किए गए हैं, ठीक है। और ये वही चीज़ है जो यहाँ पर शो किया गया है, ये वाली चीज, ये वाले गर्डर्स, इसको वहाँ पर शो किया गया। ये नट है, यहाँ पर 2 नट हैं एक, लेकिन वहाँ पर तकरीबन 4 नट शो किए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ये इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो ये आपको टी शेप में, आई शेप में नजर आएगा। तो यहाँ पर भी देखें आई शेप में इन्होंने प्रोवाइड किया है। और उसके बाद नट एंड बोल्ट्स, विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट्स एंड प्लेट्स, दे आर इरेक्टिंग दी वर्टिकल दी स्टील कॉलम। सिंपल आपको ये याद होना चाहिए कि स्टील कॉलम को सपोर्ट करने के लिए हम ग्रिलेज फुटिंग फाउंडेशन देते हैं। और उसका मैकेनिज्म क्या होता है कि हम कंक्रीट स्लेब देते हैं, उसके ऊपर दो दो लेयर्स ऑफ स्टील गर्डर्स या टीएस बिछाते हैं और उसके ऊपर फिर वर्टिकल कॉलम ऑफ स्टील कॉलम इरेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं थोड़ा। The foundation, which consists of 1 or 2 tiers of wooden or steel road sections with the spaces etc filled with the concrete, that is called as the grillage footing foundation. It is generally provided for heavily loaded steel columns and used where the soil of load bearing capacity or low bearing capacity की, ठीक है। The load of steel column is distributed over the larger area by means of 1 or more tiers of steel joists. दो या एक लेयर ऑफ स्टील जॉइस्ट या 2 लेयर ऑफ स्टील जॉइस्ट आप प्रोवाइड करो, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ग्रिलेज फुटिंग फाउंडेशन। ओके भाई, ग्रिलेज फाउंडेशन ये हो गया। ग्रिलेज फाउंडेशन जब भी वर्ड आए तो आपको वो स्टील कॉलम याद आ जाना चाहिए। स्टील कॉलम याद आ गया तो इसका सारा मैकेनिज्म आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन में क्या होते हैं, इन्वर्टेड आर्चेस प्रोवाइड करते हैं फॉर सपोर्टिंग द लोड ऑफ द कॉलम। फिगर दिखा दूं आपको ताकि आपको इजीली अंदाजा हो जाए। ये फिगर देखें, ऊपर वाले दोनों फिगर को इग्नोर करके ये नीचे फिगर वाले फिगर देखें। ये फॉर एग्जांपल पियर है। अच्छा, ग्रिलेज फाउंडेशन इज बेस्ट सुटेबल फॉर द पियर्स और पिलर्स and it is best suitable for the especially for the bridges, not for the structures or buildings, home buildings, इनके लिए नहीं। बाकी ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जस्ट लाइक आर्चेस हो गए, यहाँ आके जैसे मैंने आपको बताया दी क्या होते हैं यहाँ पर यार लिखे हुए ब्रिजेस etc. सो ब्रिजेस के लिए ये स्पेशली सुटेबल होते हैं। जिसमें क्या होता है कि हम इन्वर्टेड आर्च प्रोवाइड करते हैं। ये देखें, ये दिस इज द इन्वर्टेड आर्च। लेट मी ड्रा द फिगर, जैसे आप इजीली वहाँ पर फिगर कर दें। फॉर एग्जांपल ये कॉलम है एक, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। इन तीनों कॉलम को अगर हम कनेक्ट करना चाहें विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेड आर्च तो हम ए से कनेक्ट करेंगे। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक और कनेक्ट, इधर कोई ना कोई इन्वर्टेड आर्च होगा, यहाँ पर भी इन्वर्टेड आर्च होगा। सो इस तरीके से अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे तो दैट विल बी द इन्वर्टेज आर्च फाउंडेशन। और इस पूरे एरिया को फिर नीचे से हम कंक्रीट स्लेब पोरिंग कर देते हैं। ये यहाँ पर जो है कंक्रीट स्लेब की पोरिंग हो जाती है। सेम मैकेनिज्म है, कंक्रीट पोरिंग है, उसके बाद इन्वर्टेड आर्चेज है। अब लोड क्या होगा, यहाँ पिलर का लोड आएगा इन्वर्टेड आर्चेज पे, और इन्वर्टेड आर्चेज जो हैं वो नीचे कंक्रीट पेड पे लोड ट्रांसफर करेंगे और कंक्रीट पेड अंडरलाइन सॉइल पे ट्रांसफर करेगा। दैट इज द इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। यहाँ पर आपको साइड का फिगर भी यहाँ पर गिवन है। दिस इज द फिगर ऑफ एक्चुअल साइड। So foundation consisting of inverted arches to support the piers is known as the inverted arch foundation. In this type of foundation, the load from the piers is transferred to the soil by constructing arches in an inverted position at their bases. Simple gala. This type of foundation is not commonly used for building, but it is quite suitable for the structures like bridges, reservoirs, tanks, etc. ठीक है भाई, बिल्डिंग के लिए खास सुटेबल नहीं होता, लेकिन बाकी दूसरे स्ट्रक्चर्स जो जस्ट लाइक ब्रिजेस वगैरह होते हैं उनके लिए ये सुटेबल होता है। नेक्स्ट फाउंडेशन इज द स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन। स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन इज द टाइप ऑफ फाउंडेशन विच सपोर्ट्स द लाइन लोड। लाइन लोड मतलब जैसे कॉलम का लोड होता है ना, उसको हम लाइन लोड कहते हैं। लाइन लोड, कॉलम का लोड क्या होता है, बिल्कुल एक ही स्ट्रिप में लोड नीचे ट्रांसफर होता है। मसलन यहाँ पर एक कॉलम बना देते हैं, एक क्या बनाए, वाल बनाए। ये पर्टिकुलर वाल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर
वाल हो गया, जल्दी जल्दी बना देते हैं। इस वाल के नीचे अगर हम कोई भी हम फाउंडेशन दें तो उसको हम कहेंगे स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन, क्योंकि ये जो इसका जो फाउंडेशन होगा इसका लेंथ बहुत ज़्यादा होगा और विड्थ कम होगा। तो दिस फाउंडेशन विल बी कॉल्ड एज द स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन। स्ट्रिप में क्या होता है, यहाँ ऐसे हम कंक्रीट पेड़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर कंक्रीट पेड़ हो गया, और इस कंक्रीट पेड़ के ऊपर फिर हम वॉल को इरेक्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्ट्रिप। ये देखें फिगर इसका, ये ये इसका फाउंडेशन इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर या तो आरसीसी वाल ये इरेक्ट करेंगे या तो मेजनरी वाल इरेक्ट करेंगे, इनकी मर्जी है। सो दिस फिगर इज द फिगर ऑफ स्ट्रिप फाउंडेशन। और यहाँ पर भी देखें 3D व्यू में ये स्ट्रिप उन्होंने स्ट्रिप फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट किया है और इसके ऊपर ये मेजनरी या कंक्रीट वाल है। सो स्ट्रिप फाउंडेशन यही होता है। स्ट्रिप ऑफ these are used to support the line loads like the load of the foundation, load of the walls, or load of the continuous columns। एक ही कॉलम हो, बहुत सारे कॉलम हो जो एक ही लाइन में हो, तो उनके लोड को भी सपोर्ट करने के लिए हम लाइन लोड देते हैं या स्ट्रिप फाउंडेशन देते हैं। इनको पढ़ते हैं। स्ट्रिप फाउंडेशन आर यूज्ड टू सपोर्ट द लाइन लोड्स आइदर ड्यू टू द लोड बेयरिंग वॉल or if the line of columns need supporting where column positions are so close that the individual paid foundation would be inappropriate, that will be called as the strip foundation। तो strip में अगर लाइन में अगर कॉलम्स बिछा दिए गए हैं पहले से ही, तो उनके लोड को बेयर करने के लिए भी हम स्ट्रिप फाउंडेशन दे सकते हैं। स्ट्रिप फाउंडेशन हैव लेंथ मच मोर ग्रेटर देन देयर विड्थ, क्योंकि इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है और विड्थ बहुत कम है। स्ट्रिप So strip foundation have length much more greater than their width। Okay, next is the strip foundation, उसके बाद D foundation। लास्ट strip foundation को पढ़ते हैं। अब strip foundation क्या होते हैं? strip foundation concept में आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर एक कॉलम है जो एक छोटा सा कॉलम है, ठीक है, छोटा सा कॉलम है, उसका छोटा सा फाउंडेशन है, और यहाँ पर एक और दूसरा कॉलम है जो बड़ा कॉलम है, हेवी लोडेड कॉलम है, और उसका जो फाउंडेशन है वो बड़ा है। मैंने दोनों स्ट्रक्चर बना दिए हैं, फिर इसमें स्पेस मैंने कम कर दिया है। खैर समझ जाना आप लोग, यहाँ पर ये लाइट लोडेड कॉलम है, यहाँ पर ये हेवी लोडेड कॉलम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये दोनों क्लोजली स्पेस्ड हैं एक दूसरे के साथ, तो इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम, दी आरसीसी बीम। अगर इन दोनों को हम आरसीसी बीम से कनेक्ट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्ट्रेप फाउंडेशन। व्हेन टू or more columns are connected by with the help of RCC beam or other type of beam, that will be called as the strap foundation। अब strap foundation को हम कैंटिलीवर फाउंडेशन भी कहते हैं। कैंटिलीवर फाउंडेशन क्यों कहते हैं, अच्छा कैंटिलीवर क्यों कहते हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द फिगर। ये है फिगर इसके स्ट्रेप फुटिंग फाउंडेशन की। देखें ये कॉलम है और ये भी कॉलम है, इन दोनों कॉलम को इस बीम से कनेक्ट किया गया है। ये जो बीम है पर्टिकुलर इस बीम से कनेक्ट किया है, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेप फुटिंग फाउंडेशन। यहाँ पर ये पर्टिकुलर फिगर बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर देखें ये एक हेवी लोडेड कॉलम है और ये एक लाइट लोडेड कॉलम है, इन दोनों को ये स्ट्रेप बीम के साथ कनेक्ट किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेप फुटिंग फाउंडेशन। अब कहते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको स्ट्रेप फुटिंग फाउंडेशन या स्ट्रेप फाउंडेशन को कैंटिलीवर फाउंडेशन क्यों कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हेवी लोडेड कॉलम है इसके नीचे स्ट्रॉन्ग सॉइल है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन ये जो लाइट लोडेड कॉलम है इसके नीचे वीक सॉइल है। वीक कितना सॉइल है कि भाई इसका लोड डायरेक्ट अगर वीक सॉइल पे आएगा तो यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ बीम हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, बीम में हमने कनेक्ट तो कर दिया, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका लोड है ये लाइट लोडेड कॉलम का जो लोड है वो ट्रांसफर हो जाएगा हेवी लोडेड कॉलम पे, और हेवी लोडेड कॉलम और लाइट लोडेड कॉलम बोथ का लोड जो ट्रांसफर हो जाएगा सॉइल पे हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ये जो टाइप ऑफ कॉलम है इसका लोड बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से हो सकता है कि ये जो हेवी लोडेड कॉलम है ये भी सेटल हो जाए। तो फिर क्या करते हैं, इनको यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे हम इसको फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी फिक्स्ड सपोर्ट। ये अगर हम इसको यहाँ पर फिक्स्ड कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि इसका लोड यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फिक्स सपोर्ट इजीली ट्रांसफर हो जाता है नीचे, ठीक है ना। जो
कैंटिलीवर बीम होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है? कैंटिलीवर बीम क्या होता है? द टाइप ऑफ बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड free at the other end, that is called as the cantilever beam. ये कैंटिलीवर टाइप ऑफ कैंटिलीवर बीम कह देते हैं इसको। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? फिक्स्ड एट वन एंड, यहाँ से मतलब फिक्स्ड है, बिल्कुल एक जगह पे फिक्स्ड होता है और यहाँ पर ओवरहैंग कर रहा होता है। तो इसमें अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ओवरहैंग पोजीशन पे लोड लगता है तो ये लोड पूरा ट्रांसफर हो जाता है ये फिक्स सपोर्ट पे। ये लोड नीचे ट्रांसफर नहीं होता, ये लोड डायरेक्टली कैरी आउट ट्रांसफर हो जाता है फिक्स सपोर्ट पे। इसी मैकेनिज्म पे ये बनाया गया है स्ट्रेप फुटिंग। स्ट्रेप फुटिंग में देखें लाइट लोडेड कॉलम का जो ट्रांसफर है, जो लोड है वो हेवी लोडेड कॉलम पे मसलन आ गया और ये ट्रांसफर हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर द कैंटिलीवर। that's why this is also called as the cantilever foundation और कैंटिलीवर स्ट्रेप फाउंडेशन। ठीक है भाई, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। If the independent footing of the two columns are supported by or connected by a beam, that is called as the straight footing foundation. The straight footing may also be used where the distance between column is so great that the common trapezoidal footing becomes quite narrow with a high bending moment. ठीक है, अगर दो कॉलम्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है और उनको कनेक्ट भी करना है तो फिर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप फाउंडेशन, विद द हेल्प ऑफ बीम हम कनेक्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि अलग से आप उनको कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कर लो। कंबाइंड फुटिंग नहीं, कंबाइंड फुटिंग इज सुटेबल व्हेन दी टू कॉलम्स आर क्लोजली स्पेस्ड विद ईच अदर। सो अगर टू कॉलम्स आर widely spaced each other and you have to connect those both columns, then you have to provide the straight footing foundation. In that case, each column is provided with its independent footing and a beam is used to connect the two footing, just like in this particular figure. ये जो फिगर है ये फिगर है, इसमें आपको क्लियरली शोन है दी स्ट्रेप फुटिंग फाउंडेशन। ठीक है भाई, हमने शेलो फाउंडेशन के जो टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब जो डी फाउंडेशन के टाइप्स हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। शेलो फाउंडेशन के कौन कौन से टाइप्स हमने पढ़े हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, उसके बाद हमने पढ़ा कंबाइंड फाउंडेशन, उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई दी राड फाउंडेशन के बाद इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन था, उसके बाद गिल्डेज फाउंडेशन भी था, उसके बाद स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन भी था, उसके बाद स्ट्रेप फुटिंग फाउंडेशन भी था। ये तकरीबन 7 या 8 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन थे। सो याद कर लें, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में जनरली वी प्रोवाइड द स्प्रेड अंडर द फाउंडेशन, अंडर द एरिया ऑफ अंडर द बेस एरिया। उसके बाद अगर राफ्ट फाउंडेशन है, combined footing foundation, the combined footing is suitable when the two columns are close to each other. And raft foundation किसके लिए? When the more than two columns are more than 10, many columns are closely spaced with each other and we have to provide one foundation for them. So उसके लिए हम raft foundation कंस्ट्रक्ट करते हैं। और स्टेप भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि एक्सिबिशन, फिर लीन कंक्रीट पोरिंग, फिर स्टील रिइंफोर्समेंट, फिर 1-4 कंक्रीट पोरिंग, etc. ठीक है, उसके बाद था गिल्डेज फाउंडेशन स्टील कॉलम के लिए सूटेबल होता है। उसके बाद आपका था दी स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन किस चीज़ के लिए होता है? व्हेन देयर इज अ लाइन लोड या फॉर सपोर्टिंग दी वॉल फाउंडेशन और दी लाइंस ऑफ कॉलम। और उसके बाद था स्ट्रेप फुटिंग फाउंडेशन मैंने आपको समझाया कि व्हेन देयर आर टू कॉलम्स एंड वी कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ बीम, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्ट्रेप फुटिंग फाउंडेशन। और स्ट्रेप को हम कैंटिलीवर फुटिंग फाउंडेशन भी कहते हैं। एक रह गया, दैट इज द इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन, वो तो बिल्कुल ईजी है, इन्वर्टेड आर्चेस प्रोवाइड करते हैं। ओके भाई, दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर।